प्रोपोजिशन बेसिकली रिसर्च की डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया कि हर सब्जेक्ट्स में होती है, हमने वेरिएबल से रिलेटेड डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज देखी। अब है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या है? बेसिकली दिस इज अ स्टेटमेंट अबाउट ऑब्जर्वेबल फिनोमेना। इसका दूसरा नाम कंसेप्ट्स भी कहते हैं, दैट मे बी जज्ड ट्रू और फॉल्स। बेसिकली प्रोपोजिशन आप कह लें हाइपोथेसिस का ही दूसरा नाम है, ऐसा हाइपोथेसिस जिसको भी टेस्ट नहीं किया गया होता। ठीक है जी। यानी एक स्टेटमेंट है कि जैसे मैं मिसाल दिया करता हूँ कि एक्सरसाइज करने से हेल्थ अच्छी होती है, तो ये एक प्रोपोजिशन बन गई। इसको टेस्ट करना जब होता है तो तब वो चीज ट्रू या फॉल्स साबित होती है। इसको गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। ठीक है। तो व्हेन अ प्रोपोजिशन इज फॉर्मुलेटेड फॉर एम्पिरिकल टेस्टिंग, ये टर्मिनोलॉजी मुश्किल थोड़ी सी आपके लिए रखी है ताकि आपके माइंड में वो चीजें बैठती जाए। व्हेन अ प्रोपोजिशन इज फॉर्मुलेटेड फॉर एम्पिरिकल टेस्टिंग का मतलब है कि जब किसी प्रोपोजिशन को, स्टेटमेंट को चेक कर लिया जाता है, टेस्ट कर लिया जाता है, आजमा लिया जाता है, परख लिया जाता है, तो वो एक हाइपोथेसिस है। ठीक है। अब हाइपोथेसिस क्या है? कि जब किसी प्रोपोजिशन को हम कहते हैं कि वी नीड टू चेक इट, वी नीड टू मेजर इट, वी नीड टू empirically test it whether it is true or whether it is a false statement, तो उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, मफरूजा जिसको उर्दू में कहते हैं। अभी तक ये हाइपोथेसिस है, ये प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं, प्रॉपर थ्योरी नहीं बनी, ना ही लॉ बना है। जैसे जैसे न्यूटन ने कहा कि हर चीज को जमीन अपनी तरफ खींचती है, ये एक प्रोपोजिशन थी। फिर उसने इस प्रोपोजिशन को जब टेस्ट करने के लिए कहा तो उसने उसका नाम बन गया हाइपोथेसिस। जब किसी प्रोपोजिशन वो इस काबिल हो कि उसे टेस्ट किया जाए, वो हाइपोथेसिस बन जाता है। जब किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करके बता दिया जाए कि जमीन हर चीज को अपनी तरफ खींचती है या नहीं खींचती, अगर वो सही या गलत जब साबित हो जाए, तो वो सही साबित हो जाए तो वो एक थ्योरी बन जाती है या लॉ बन जाता है, गलत साबित हो जाए तो वो प्रोपोजिशन या हाइपोथेसिस फॉल्स हो जाता है, वो खत्म हो जाता है वहां पे। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट आप माइंड में रखिए। So hypotheses have been described as statements in which variables are assigned to cases, यानी वेरिएबल्स को डिफरेंट केसेस के साथ, जिस केस से वो रिलेटेड है, जैसे एक्सरसाइज और हेल्थ के केस में वेरिएबल्स कौन से हैं? दो, एक है एक्सरसाइज, दूसरा है हेल्थ। तो ये एक हाइपोथेसिस को जब वेरिएबल असाइन किए जाते हैं टेस्ट करने के लिए, तो वो क्या हो जाते हैं जी? वो एक केस बन जाता है, डिफरेंट केसेस असाइन किए जाते हैं। अ केस इज द एंटिटी और थिंग द हाइपोथेसिस टॉक अबाउट। अब केस की इधर हमने डेफिनेशन पढ़ ली कि केस क्या है, कि वो हाइपोथेसिस जिसके बारे में बात की जाती है, जिसको चेक किया जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे केस हाइपोथेसिस है, उसको हम पढ़ लेते हैं कि ब्रांड मैनेजर्स जॉन्स, ये एक केस है, हैज अ हायर देन एवरेज अचीवमेंट मोटिवेशन। दो चीजें आ गई, एक ब्रांड मैनेजर, ये कोई भी किसी भी चीज, किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड में का वो मैनेजर हो सकता है, हैज अ हाई या हायर देन एवरेज अचीवमेंट मोटिवेशन। उसकी जो अचीवमेंट मोटिवेशन है वो आम मैनेजर से ज्यादा है। फिर जनरलाइजेशन, ये एक केस हाइपोथेसिस है कि आपने एक ब्रांड ले लिया और उसके ऊपर मोटिवेशन देख रहे हैं उस ब्रांड के मैनेजर। आपने एक बंदा ले लिया, उसमें एक्सरसाइज के इफेक्ट देख रहे हैं। आपने एक इलाका ले लिया, वहां पे बारिश और गंदम की पैदावार देख रहे हैं। कोई भी केस हो, ये आपको मिसालें जैसे तीन दे रहे हैं। तो ये एक, जब किसी खास जगह या किसी खास चीज के बारे में हाइपोथेसिस बनाया जाए तो वो केस बन जाता है। अब जनरलाइजेशन क्या है? जनरलाइजेशन का मतलब ये है, जैसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रांड मैनेजर इन कंपनी जेड हैव हायर देन एवरेज अचीवमेंट मोटिवेशन, के एक जो ब्रांड मैनेजर है जेड कंपनी का, किसी भी कंपनी का जो कि केस है, हमने पहले ऊपर देखा कि ब्रांड मैनेजर जो है, हाइपोथेसिस क्या था कि किसी भी कंपनी का ब्रांड मैनेजर है, उसमें जो
मोटिवेशन है वो हायर देन एवरेज है। फिर हमने एक खास कंपनी का जिक्र कर दिया कि उस कंपनी का जो मोटिवेशन मैनेजर्स हैं उनका मोटिवेशन लेवल हायर देन एवरेज होता है। तो ये जनरलाइज है। जनरलाइज क्या है? एक केस उठा के पूरी कंपनी पे उसको लागू करते, यही होता है ना बेसिकली। इसी तरह आपने एक्सरसाइज की मिसाल को भी जहन में रखें कि एक्सरसाइज करने से अगर सेहत अच्छी होती है तो आपने एक बंदे पे टेस्ट किया और जनरलाइज कर दिया ओवरऑल पॉपुलेशन पे। ये भी एक केस कंपनी का आपने देखा मैनेजर का, और उस कंपनी के बाकी मैनेजर्स पे उसे जनरलाइज कर दिया। जनरलाइज मीन सबके ऊपर वो लागू कर देते हैं। ठीक है जी। फिर आगे कहता है कि बोथ ऑफ द हाइपोथेसिस अबव आर एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये कोई सॉल्यूशन या वो चीज नहीं बता रहे, ये बता रहे हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है जी। तो ये डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस की मिसाल है। दस दिस स्टेट्स द एग्जिस्टेंस साइज फॉर्म और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम वेरिएबल। दिस स्टेट्स, अब डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस डिस्क्राइब्स अबाउट एग्जिस्टेंस है, साइज है, फॉर्म है, डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी वेरिएबल, यानी वेरिएबल को डिस्क्राइब करता है मुख्तलिफ शक्लों में। वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, उसका साइज क्या है, वो उसकी फॉर्म क्या है, एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल है या टेंजिबल है। जैसे मोटिवेशन है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल है। जैसे हायर देन एवरेज मोटिवेशन, उसको चेक नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो वो उसका फॉर्म क्या है, टेंजिबल है, अनटेंजिबल है, डिस्ट्रीब्यूट, या कोई ब्रांड है, उसका कलर, उसकी पैकेजिंग, उसका लोगो, ये सारे टेंजिबल वेरिएबल जिनको चेक किया जा सकता है, छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है। तो ये बेसिकली डिस्क्रिप्टिव जो बयान करता है वो हाइपोथेसिस। आगे कहता है रिसर्चर्स ऑफन यूज अ रिसर्च क्वेश्चन रेदर देन अ डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस को देखने के लिए, उसको सही या गलत साबित करने के लिए नॉर्मली रिसर्चर्स क्या यूज करते हैं? क्वेश्चंस, रिसर्च क्वेश्चंस यूज करते हैं। वो भी बेसिकली हाइपोथेसिस ही होते हैं। जैसे एक्सरसाइज कर, जैसे अगर ऊपर ये कंपनी की मिसाल आपको दे दे कि जो ब्रांड मैनेजर है किसी जेड कंपनी के, उनका मोटिवेशन लेवल हायर होता है। अच्छा, ये है कि एक वो, आप सारे इधर ही है ना? यस सर। ठीक है। यस तो सर। गुड। तो जो मोटिवेशन लेवल है, आप अचीवमेंट मोटिवेशन कह दें या खाली मोटिवेशन कह दें, मोटिवेशन लेवल उस जेड कंपनी का एवरेज से ज्यादा है। अच्छा, ये एक हाइपोथेसिस हो गया। अच्छा, क्या मोटिवेशन लेवल उसका जेड कंपनी का एवरेज से ज्यादा है? तो ये एक रिसर्च क्वेश्चन बन गया। क्या उसका मोटिवेशन लेवल जेड कंपनी का एवरेज से ज्यादा है या कम है? तो ये एक रिसर्च क्वेश्चन। तो नॉर्मली हाइपोथेसिस के अलावा हाइपोथेसिस को रिसर्च क्वेश्चन की शक्ल में भी लिखा जाता है। ठीक है जी। तो रिसर्चर्स ऑफन यूज अ रिसर्च क्वेश्चन रेदर देन डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, अब अगर उसने एक मिसाल दी है कि अमेरिकन सिटीज आर एक्सपीरियंसिंग बजट डिफिकल्टीज। अब दो चीजें आ गई, अमेरिकन सिटीज के ऊपर बात हो रही है, तो ये हमारा केस हो गया। अब वेरिएबल कौन सा बनेगा कि बजट डिफिकल्टीज। अब रिसर्च क्वेश्चन क्या है कि आर अमेरिकन सिटीज एक्सपीरियंसिंग बजट डिफिकल्टीज, ये एक रिसर्च क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बस इनको अभी फिलहाल आप इतना ही रखें। ओके हो गया। आगे चलते हैं जी रिलेशनल हाइपोथेसिस। आगे वही मैंने बात बताई था कि इसी हाइपोथेसिस को क्या किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है या सपोर्ट किया जाता है। रिलेशनल हाइपोथेसिस क्या है? दीज आर द स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू सम केस। अब उनमें रिलेशनशिप बेसिकली क्या है? जैसे कि दीज स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू सम केस। फॉर इंस्टेंस, कहता है कि फॉरेन कार्स आर परसीव्ड बाय अमेरिकन कंज्यूमर्स टू बी बेटर क्वालिटी देन डोमेस्टिक कार्स। The relationship between two variables, country of origin and perceived quality, is not specified. यानी अब ताल्लुक बता दिया गया है कि जो फॉरेनर कार्स हैं, जो अमेरिकन लोग हैं, वो कहते हैं कि उनकी क्वालिटी अच्छी होती है एज कंपेयर टू जो अमेरिका की लोकल गाड़ी है। ठीक है। तो अब इसमें रिलेशनशिप क्या आ गया? दो, एक आ गया कंट्री का पर्सपेक्टिव आ गया कि एक अमेरिकन कार्स और
आउटसाइडर्स और दूसरा उनकी क्वालिटी, इनमें रिलेशनशिप है। यानी अमेरिका की कार्स में और क्वालिटी का एक आपस में रिलेशनशिप है, और जो अमेरिका से बाहर गाड़ियां हैं उनका और उनकी क्वालिटी का एक आपस में रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये बेसिकली रिलेशनशिप बता रहा है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो अमेरिका के अंदर गाड़ियां बन रही है उनकी क्वालिटी कम है, जो बाहर बन रही है उनकी क्वालिटी ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कंज्यूमर्स, अमेरिकन पीपल। तो ये दो चीजों में रिलेशनशिप बता रहा है। अब को रिलेशन हाइप, को रिलेशन का मतलब है इकट्ठे। को रिलेशनल हाइपोथेसिस क्या है कि जब दो वेरिएबल इकट्ठे जो है ना इम्पैक्ट कर रहे हो या एक दूसरे पे असरअंदाज हो रहे हो। Correlation hypothesis states that variables occur together in some specific manner without implying that one causes the other. वेरिएबल इकट्ठे चल रहे होते हैं, इकट्ठे असर कर रहे होते, इंपैक्ट कर रहे होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, लेकिन एक दूसरे को काज नहीं कर रहे होते। Such weak claims are often made when we believe there are more basic causal forces that affect both variables, or when we have not developed enough evidence to claim a stronger linkage. Sample hypothesis कहता है young woman, मैं बताता हूँ, young woman under 35 years of age purchase fewer units of a product of our product than the women who are 35 years of age or older. अब इसमें वो क्या कह रहे हैं, labeling a statement as correlational hypothesis means that you are making no claim that one variable causes another variable to change or take on different values. कहने का मकसद इसमें कोरिलेशन हाइपोथेसिस में होता क्या है कि दो वेरिएबल्स इकट्ठे इंपैक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे पे असरअंदाज नहीं हो रहे होते। यानी हम ये, जैसे अगर आपको पहले मैं एक्सरसाइज वाली मिसाल दे दूं कि एक्सरसाइज से हेल्थ पे अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, ज्यादा पानी पीने से भी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। अब ये दोनों इकट्ठा इंपैक्ट डाल रहे हैं, यानी आप एक्सरसाइज भी ज्यादा करें, पानी भी ज्यादा इस्तेमाल करें, तो आपकी हेल्थ जल्दी अच्छी हो जाएगी। ये दोनों को रिलेशन आपस में इकट्ठे चल रहे होते हैं। यानी आप पानी कम पिए और एक्सरसाइज करते रहे, तो एक्सरसाइज से जो असर पड़ेगा ना आपकी सेहत पे, अच्छा तो पड़ेगा, लेकिन उसकी स्पीड कम हो जाएगी, उसका असर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोरिलेशन हाइपोथेसिस में दो वेरिएबल्स इकट्ठे असर कर रहे होते हैं, और अगर आप दोनों चीजें कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ पे जल्दी अच्छा असर पड़ेगा। तो ये कोरिलेशन, दोनों आपस में इकट्ठे असर कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे पे इंपैक्ट नहीं होता इनका। यानी एक्सरसाइज और पानी का आपस में वैसे तो है इस मिसाल में है रिलेशनशिप, लेकिन आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, दूसरी मिसाल से आपको भी समझाता हूँ कि पानी का पीने का और एक्सरसाइज का आपस में कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, इन दोनों का इंपैक्ट इकट्ठा पड़ रहा है सेहत अच्छी होने पे। तो दोनों का जो इकट्ठा इंपैक्ट जब पड़ता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो कि आपकी हेल्थ है, तो वो कोरिलेशनल हाइपोथेसिस होते हैं। दूसरी चीज के कोरिलेशनल हाइपोथेसिस में जो दो वेरिएबल होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो आपस में नहीं एक दूसरे को इंपैक्ट कर रहे होते। यानी पानी और एक्सरसाइज एक दूसरे को इंपैक्ट नहीं कर रहे, ये किसको इंपैक्ट कर रहे हैं? आपकी सेहत को। तो इन तीन वेरिएबल में हेल्थ डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्सरसाइज भी इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये हेल्थ के ऊपर असर कर रहा है, पानी पीना भी इंडिपेंडेंट है, आप जितना पानी पिएंगे उतनी सेहत अच्छी हो जाएगी, तो सेहत के ऊपर ये भी इंपैक्ट कर रहा है। तो ये कोरिलेशनल हाइपोथेसिस है, दोनों वेरिएबल इकट्ठे असर कर रहे हैं, लेकिन पानी का इंटेक और एक्सरसाइज ये आपस में इनका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं। समझ रहे हैं बात को? कोरिलेशनल हाइपोथेसिस। आगे इधर की मिसाल देख लेते हैं। कहता है कि जो यंग वुमेन है 35 साल से कम एज की, वो हमारी प्रोडक्ट्स, एक कंपनी है उसकी प्रोडक्ट्स कम खरीदती है, जबकि जो 35 साल से ज्यादा की है वो ज्यादा खरीदती है, मोर यूनिट्स प्रोडक्ट की खरीदती है। तो labeling a statement as correlational hypothesis means that you are making no claim that one variable causes another variable to change or take on different values. यानी कोरिलेशन हाइपोथेसिस का मतलब क्या है कि एक वेरिएबल दूसरे को असरअंदाज नहीं कर रहा। यानी इसमें दो वेरिएबल है, इस मिसाल में एक वेरिएबल है कि वुमेन अंडर 35 ईयर्स, दूसरा वेरिएबल कौन सा है जी? वुमेन
अबव 35 ईयर्स। अब एक ग्रुप ज्यादा चीजें खरीद रहा है, एक ग्रुप कम चीजें खरीद रहा है, ठीक है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई ऐसा सच रिलेशनशिप आपस में नहीं है। इनका इनका जो असर है वो परचेजिंग के ऊपर हो रहा है, लेकिन 35 साल से कम और 35 साल से ज्यादा वुमेन्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे कि मैंने चीजें कम खरीदी है, तुमने ज्यादा खरीदी है, तुम कम एज की हो तुमने कम खरीदी, या ये ग्रुप ज्यादा एज के ये ज्यादा खरीदे। ये आपस में रिलेशनशिप नहीं है, जबकि ये अफेक्ट कर रहे हैं किसके ऊपर, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, जो कि परचेजिंग है। ठीक है, बात सब फॉलो कर रहे हैं? जी Yes, sir. अच्छा, उसके बाद है जी सर. गुड। अच्छा 5 मिनट रह गए, मैं आपको दोबारा लिंक अभी शेयर कर देता हूँ। अच्छा उसके बाद है एक्सप्लेनेटरी या काजल हाइपोथेसिस। जो काज कर रहा होता है, इसकी मैं आपको अगर मिसाल दे दूं, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ साल्वेज कॉपर वायर, अब कॉपर वायर कर ले कि कॉपर वायर की कीमतें बढ़ गई, लीड्स टू एन इंक्रीज इन स्कैवेजिंग ऑन द आर्मी फायरिंग रेंज। इससे क्या हो गया कि जो स्कैवेजिंग है, जो वो खुदाई और वो करते हैं वहां पे, ये फायरिंग रेंज में उन्होंने वो जो लगाई होती है जिसके ऊपर वो शूटिंग करते हैं, तो उनकी भी, उनके ऊपर भी वो क्या हो जाता है, जब कॉपर वायर की वो प्राइस बढ़ जाती है, तो आर्मी फायरिंग रेंज के अंदर जो स्कैवेजिंग है उसमें भी इंक्रीज आ जाता है। In proportion or interpreting causal hypothesis, the researcher must consider the direction of influence. उसको देखना है कि influence किस तरफ हो रहा है। Our ability to identify the direction of influence can depend on the research design. ये आगे research design की वो है बात, इसकी खैर जरूरत नहीं है। इससे हमने मिसाल से क्या देखा कि जब कॉपर वायर की प्राइस बढ़ जाती है, तो स्कैव उस एरिया में क्लीन करना, स्कैवेजिंग करना भी मुश्किल हो जाता है। तो एक चीज बड़ी, दूसरी चीज उसकी, आपको अगर इजी मिसाल दूं तो इसमें आप कह सकते हैं कि शॉर्टेज इन शुगर लीड्स टू इंक्रीज या इन्फ्लेट इन द प्राइसेस ऑफ शुगर, यानी शुगर की शॉर्टेज इज लीडिंग टू इंक्रीज इन प्राइसेस। तो एक चीज दूसरे को काज कर रही है, ये काजल हाइपोथेसिस है। या कॉपर वायर की कीमतें बढ़ जाने से उसकी सफाई सुथराई और उन चीजों की भी कीमत, यानी उन पे भी खर्चा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। स्कैवेजिंग, स्कैवेजिंग कहते हैं कि वो जो यानी जब वो जो फायरिंग रेंज होती है ना, वहां पे इन्होंने बनाए होते हैं बड़े बड़े ब्लॉक से, तो उनको उनकी साफ सुथराई करने में, उनको रिमूव करने में, इंस्टॉल करने में भी खर्चा बढ़ जाता है। तो इंक्रीज इन स्कैवेजिंग होती है किस वजह से, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉपर। इसी तरह इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर इज रिलेटेड टू शॉर्टेज ऑफ शुगर क्वांटिटी। तो शुगर क्वांटिटी का कम होना, शॉर्ट होना, उसकी प्राइस बढ़ा रहा है। तो ये काजल हाइपोथेसिस है, जिसको एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस भी कहते हैं। अब इसमें डायरेक्शन मिल जाती है। डायरेक्शन क्या मिल जाती है कि कौन सा वेरिएबल कम होने से प्राइस बढ़ गई है, या किस चीज की प्राइस ज्यादा होने से स्कैवेजिंग भी मुश्किल हो गई है, वो भी बढ़ गई। तो ये काज पता चल जाता, डायरेक्शन भी पता चल जाती है। ठीक है, अच्छा इसको भी आप इतना रखें, उसके बाद आ जाए जी आगे। अच्छा उसके बाद थेरीज के ऊपर आ जाए। थेरी क्या होती है, नजर आ रही है जो ग्रीन किया हुआ है मैंने, शो हो रहा है ये जो ग्रीन एरिया भी आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है जी। इसमें कहता है theories are generalization we make about variables and the relationship among them। वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना, उसको, वो थ्योरी है।
और थेरीज क्या है, ये जनरलाइजेशंस होती हैं, यानी जनरलाइज स्टेटमेंट्स जो कि हर जगह पे एप्लीकेबल होती है। जनरलाइज का मतलब है कि वो एक जगह में सिर्फ जरूरी नहीं कि वो उधर ठीक हो बाकी जगह पे गलत हो जाए, वो थेरी नहीं होगी। जो थेरी होगी वो हर जगह पे मानी जाएगी। A theory is a set of systematically interrelated concepts। मुख्तलिफ concepts होते हैं, interrelated concepts हैं या definitions हैं या propositions हैं या variables हैं that are advanced to explain and predict a phenomena। जो कि किसी फिनोमिना को किसी काम के होने के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं। theories are also used in marketing, finance, HR and operation वगैरह इन सब में। तो थेरी क्या हुई, वो स्टेटमेंट्स जो कि कंसेप्ट के दरमियान, मुख्तलिफ डेफिनेशंस के दरमियान, मुख्तलिफ प्रपोजिशन का मतलब भी हाइपोथेसिस ही मैंने बताया ऊपर, मुख्तलिफ हाइपोथेसिस या प्रपोजिशंस के दरमियान या मुख्तलिफ वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है ये बताती है, वो थ्योरी है। और वो किसी फिनोमिना को प्रिडिक्ट करने के भी काम आती है। ठीक है, जैसे थ्योरी ऑफ प्राइसेस है या लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ और थ्योरी में कोई लंबा चौड़ा